नमस्कार। कभी सोचा है कि पंजाब में गेहूं और केरल में नारियल ही सबसे ज्यादा क्यों उगता है? देखिए, इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं है बल्कि एक बहुत गहरा विज्ञान है। आज हम भारत के इसी कृषि ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। वो वैज्ञानिक नक्शा जो ये तय करता है कि हमारी थाली में जो खाना है वो कहाँ और कैसे उगेगा। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और डाइवर्स देश में ये तय कैसे होता है कि कौन सी जमीन पर कौन सी फसल सबसे अच्छी उगेगी? क्या ये सिर्फ सदियों पुरानी परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई साइंस भी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये जवाब छिपा है एक बहुत ही सिस्टमैटिक साइंटिफिक अप्रोच में, जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? सबसे पहले खेती की इस पहेली को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र या एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स आखिर हैं क्या। इसके बाद भारत के कृषि नक्शे पर नज़र डालेंगे और छत्तीसगढ़ के उदाहरण से इसे और गहराई से समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये जोनिंग इतनी ज़रूरी क्यों है और भविष्य की खेती के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खेती की इस पहेली का जो वैज्ञानिक हल है ना, उसे ही कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कहते हैं या एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, शॉर्ट में AEZ। असल में यही वो विज्ञान है जो हमारी पूरी खेती को शेप देता है। तो ये कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र या AEZ होते क्या हैं? देखिए, FAO की परिभाषा के हिसाब से ये जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जहां भूमि की बनावट, मिट्टी की किस्म और वहां की जलवायु, इन तीनों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। और यही कॉम्बिनेशन ये तय करता है कि उस जमीन की असल क्षमता क्या है और उसकी सीमाएं क्या हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। अक्सर लोग एग्रो इकोलॉजिकल जोन को एग्रो क्लाइमेटिक जोन से कंफ्यूज कर देते हैं। तो फर्क क्या है? देखिए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो बस मोटे तौर पर मौसम को देखता है, जैसे बारिश, तापमान। ये एक बड़ा ब्रॉड लेवल क्लासिफिकेशन है। लेकिन एग्रो इकोलॉजिकल जोन इससे कहीं ज्यादा डिटेल्ड है। वो उस क्लाइमेटिक जोन के अंदर जाकर जमीन की बनावट, उसकी ढलान और मिट्टी की क्वालिटी को भी देखता है। मतलब ये एक तरह से जूम इन करके बनाया गया ज्यादा सटीक नक्शा है। और ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है, ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। आप देखिए, बाईं तरफ वैज्ञानिक जलवायु, मिट्टी और पानी जैसे नेचुरल डेटा को लेते हैं। साथ ही बाजार तक पहुंच और आबादी जैसे सोशियो इकोनॉमिक डेटा को भी इकट्ठा करते हैं। इस सारे डेटा को एक मॉडल में प्रोसेस किया जाता है और फिर दाईं तरफ हमें नतीजा मिलता है, एक डिटेल्ड नक्शा जो बताता है कि किस जगह पर कौन सी फसल बेस्ट होगी और उससे कितनी पैदावार की उम्मीद की जा सकती है। चलिए, अब देखते हैं कि इस साइंस का इस्तेमाल हमारे देश भारत में कैसे किया गया है। तो पूरे भारत को मुख्य रूप से 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जी हाँ, 20। ये क्लासिफिकेशन नागपुर में स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग यानी NBSSLUP ने किया है। और ये संख्या ही दिखाती है कि भारत की कृषि में कितनी ज्यादा विविधता है। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि जोन 1 पश्चिमी हिमालय। ये एक ठंडा और सूखा इलाका है जहां फसल उगाने के लिए 90 दिनों से भी कम का वक्त मिलता है। तो यहाँ सेब और खुबानी जैसी फसलें होती हैं और ये इलाका पश्मीना बकरियों के लिए भी काफी मशहूर है। अब इसकी तुलना करते हैं जोन 4 से, यानी हमारे उत्तरी मैदान। ये एक गर्म और सेमी एरिड इलाका है जहां फसलें 90 से 150 दिनों तक उगती हैं। ये चावल, गेहूं और गन्ने का गढ़ है। लेकिन हाँ, यहाँ की एक बड़ी चुनौती है भूजल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। और फिर एक और उदाहरण, जोन 19 पश्चिमी घाट। यहाँ गर्म और बहुत ज़्यादा नमी वाला मौसम होता है। सालाना 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश और फसल उगाने का समय भी 210 दिनों से ज़्यादा मिलता है। तो जाहिर है ये चावल, नारियल और मसालों के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। ये तीनों जोन ही भारत की अविश्वसनीय विविधता को दिखा देते हैं। चलिए, अब इस बड़ी नक्शे पर थोड़ा और जूम इन करते हैं और एक राज्य छत्तीसगढ़ पर ध्यान देते हैं। ये है छत्तीसगढ़ का कृषि पारिस्थितिक नक्शा। आप देख सकते हैं, ये पूरा एक ही रंग का नहीं है। ये जो अलग अलग रंग हैं, ये राज्य के अंदर की विविधता को दिखा रहे हैं। हर रंग एक अलग तरह की मिट्टी, जलवायु और कृषि की संभावना का प्रतीक है।
छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से 2 बड़े जोन्स में बांटा गया है। पहला है जोन 11 यानी छत्तीसगढ़ और महानदी का बेसिन। यहाँ लाल और पीली मिट्टी मिलती है और फसल उगाने का समय 150 से 180 दिन का होता है। दूसरा है जोन 12 पूर्वी पठार, जिसमें बस्तर का इलाका आता है। यहाँ भी जलवायु और मिट्टी लगभग वैसी ही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि फसल उगाने का समय 210 दिनों तक खिंच जाता है, जो खेती के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। ये टेबल इन दोनों जोन्स के बीच का फर्क और साफ करती है। खरीफ की फसलों में देखिए मामूली सा अंतर है। जोन 11 में बाजरा और अरहर ज्यादा है तो जोन 12 में दालें और मूंगफली। इसी तरह यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों में भी फर्क है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर इस सारी जोनिंग की जरूरत क्या है, इसका महत्व क्या है? यकीन मानिए ये सिर्फ नक्शे बनाने से कहीं बढ़कर है। इसका महत्व एक बहुत ही सीधी सादी प्रक्रिया में छिपा है। देखिए, पहला कदम है सही फसल चुनना। जब सही जगह पर सही फसल लगाई जाती है तो दूसरा कदम यानी पैदावार अपने आप बढ़ जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि पानी जैसे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होता है और कीटनाशकों की जरूरत भी कम पड़ती है। और ये सब मिलकर हमें ले जाता है चौथे और सबसे जरूरी कदम की ओर, टिकाऊ खेती। एक ऐसा तरीका जो हमारी जमीन और भविष्य की खाद्य सुरक्षा दोनों को बचाता है। और इस पूरी प्रक्रिया का सार बस इस एक लाइन में है। जब हम कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों के हिसाब से फसलें चुनते हैं तो हम सिर्फ पैदावार ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हम अपनी खेती को ज्यादा टिकाऊ और स्थिर भी बनाते हैं। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि भविष्य की खेती के लिए इस सब के क्या मायने हैं, खासकर जब हम जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। देखिए, AEZ मैपिंग सिर्फ आज की फसल उगाने का तरीका नहीं है। ये असल में भविष्य की योजना बनाने का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। इससे पॉलिसी बनाने वाले ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन का किस इलाके पर क्या असर पड़ेगा और हमारी फूड सिक्योरिटी को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जा सकता है। ये हमें आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से तैयार करता है। तो अंत में सवाल यही बचता है, जब हमारे चारों ओर की जलवायु इतनी तेजी से बदल रही है, तो क्या खेती को लेकर हमारी पारंपरिक समझ को भी इस वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट के साथ मिलकर विकसित नहीं होना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।